Hello everyone, myself Priti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों, मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं लाइव प्रोसेस आपको फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, वैसे ही मैंने अपने कहने के मुताबिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? Respiration is the process by which living organisms obtain energy from the food when it combines with oxygen that they breathe in. जो हम ब्रीद करते हैं और इस प्रोसेस में हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, तो उसे हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? हम अपने लाइफ प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होता है जिसे हम ह्यूमन बीइंग और अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमने टॉपिक बनाया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसमें हमने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। और हमने लास्ट में देखा कि कैसे सेल्स न्यूट्रिशन के में जो हमने फूड लिए हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं अपने सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में और न्यू टिश्यूज़ को जनरेट करने में। ओके, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे जो अर्थ पे, बहुत सारे मल्टी सेलुलर है जैसे कि हम हैं जो हम मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, जबकि वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है जिसमें सिर्फ एक सेल्स है, जैसे कि हमारा अमीबा है, यीस्ट है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके एक सेल्स के जरिए ही ये अपने सारे जो भी इनके लिविंग जो सर्वाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटी है वह एक सेल्स के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज को लिया और वो जो हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और उसके साथ उनके बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज़ होते हैं। सम यूज़ अनदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन जिनके रेस्पिरेशन में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यीस्ट का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यीस्ट जो है वह क्या है, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ सिंगल सेल यूज़ होता है, वह सिंगल सेल के ज़रिए ही अपना सारा एक्टिविटी जो भी लाइफ प्रोसेस का है उसको वो परफॉर्म करता है। तो आगे चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में हमारे लिए। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule कॉल्ड पायरूवेट। आगे हमें यह फार्मूला दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम ह्यूमन बीइंग जब रेस्पिरेशन करते हैं या यीस्ट भी रेस्पिरेशन करता है तो उसमें कैसे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जो इनका डाइवर्शन होता है, जो ये केमिकल रिएक्शन में टूटते हैं, उन्हें हम पायरूवेट कहते हैं। और ये पायरूवेट आगे और कन्वर्ट करते हैं हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में, और उससे हमें एटीपी मिलता है जिसे हम एनर्जी की करेंसी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो आपको ये क्या याद रखना है कि ये पायरूवेट है जो कार्बन 3 मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हमें पता है ये जो कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज है इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, मीन्स कार्बन के 6 एटम होते हैं, जबकि पायरूवेट में C3 हो जाते हैं, मीन्स कार्बन के 3 मॉलिक्यूल ही रह जाते हैं, कार्बन के पास 3 एटम्स ही रह जाते हैं। ओके, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम जर्क, मेंटेन सेल शेप and structure. It also transport molecules and act as a host to metabolic process. अब आप सोच रहे होंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस आखिर है क्या? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल्स के अंदर होता रहता है। जैसे कि हमने अभी देखा स्टार्टिंग में कि कैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट में टूट जा रहे हैं जो कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होते हैं, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ओके, फर्दर द
पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथेनॉल क्या है? इथेनॉल में कार्बन के 2 मॉलिक्यूल ही रह जाते हैं। हमने पहले देखा क्या हो रहा था, पहले कार्बोहाइड्रेट जो थे उसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल थे, वो 6 मॉलिक्यूल पायरूवेट में टूटे और पायरूवेट में क्या हुए, पायरूवेट में 3 मॉलिक्यूल बचे कार्बन के, और लास्टली यह किस में टूट गया? लास्टली यह इथेनॉल में टूट गया। इथेनॉल और कुछ नहीं जबकि अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो क्या है C2H5OH? तो क्या है, इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? इसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कन्वर्जन में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल पहले 3 में और फिर उनका 2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, और इस तरह से हमें क्या मिल रहे हैं? हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। ओके तो ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है? यह सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है और पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को क्या करता है? यह प्रोटेक्ट करता है बाहरी जर्क से और उन्हें डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, वो हम आगे देखेंगे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब क्या हो रहा है? हमने देखा यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं और इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने ये देखा। और ये क्या कहलाते हैं? जो ये यीस्ट है ये एनारोब्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो होता है रेस्पिरेशन उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यीस्ट जो है वो विदाउट एयर भी सर्वाइव करते हैं, ये इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वह क्या करते हैं? वह जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो वह इथेनॉल मीन्स अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आप इसको अंडरलाइन कर लें। ओके अब ये फर्मेंटेशन क्या है? Fermentation is a process in which large organic molecules by the action of microorganisms, जो कि small organism है, आपको पता है, we can't see this with our naked eyes, हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक डाउन इनटू इस सिंपलर वंस, इसमें क्या है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सिंपल वन में ब्रेक डाउन इसका हो जाता है। जैसे कि यीस्ट है जो कि शुगर और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके फर्मेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने पहले ही ये समझ लिया है कि जो यीस्ट है वह क्या है? यीस्ट हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं और सिंगल सेल ही अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और जो विदाउट एयर हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डू process of respiration without oxygen. Okay, breakdown of food occurs without oxygen in the cells. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. बट क्या है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये प्रोसेस कहाँ होता है? उसमें यह प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपने क्लास 9th में सेल में पढ़ा होगा। सेल के ऑर्गेनेल्स जो है उसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोसेस करता है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह पावर हाउस है। पावर हाउस आप जानते ही हैं, पावर हाउस का मतलब ये पावर मीन्स एनर्जी है ना, पावर मीन्स एनर्जी, और ये इसका हाउस है। इट मीन्स यहाँ भरपूर अमाउंट में पावर है, एनर्जी है। तो ये क्या है? एटीपी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? हमने पहले ही डिस्कस किया है, यह एनर्जी का करेंसी है। ओके और जो भी इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें एटीपी रिलीज होता है। ओके लेकिन यह एटीपी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा रिलीज होता है। ओके जैसा कि हमने देख लिया कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें लैक्टिक एसिड बनेंगे, और हमने यीस्ट के केस में देख लिया है कि इसमें अल्कोहल इथेनॉल फॉर्म हो रहा है। Process breaks up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide। जैसे हमने देख लिया है पहले ही कि क्या हो रहा है, प्रोसेस में
कार्बन 3 कार्बन के पायरूवेट में कितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन के? पायरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स में ही ब्रेक डाउन होता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब उसमें क्या बनते हैं? उसमें वाटर भी रिलीज होता है। वो आगे हमें इसके जब ये पैराग्राफ खत्म होगा तो हमें उसमें केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं जिसके साथ हम ये चीज़ें और अच्छे से समझेंगे। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि जो हम ह्यूमन सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इस कारण इसमें एटीपी भी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है और एनर्जी एंड वाटर भी हमें मिलता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हमें एटीपी मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है और हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ओके, प्रोसेस द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन होता है और एरोबिक में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स एनारोबिक में क्या हो रहा है? एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज हो रही है एरोबिक के तुलना में, कंपेयर में। Another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid. ओके, तो क्या हो रहा है? हर जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है सब में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहे हैं और ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। आप देख रहे हैं हर एक टाइम रेस्पिरेशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें हर एक बारी में ग्लूकोज जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। और हर बारी, चाहे वो यीस्ट में हो, चाहे हम ह्यूमन में हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, वह कहाँ हो रहा है? वह साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। और यहाँ कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्लस एनर्जी भी रिलीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी तो जरूर रिलीज होगी, चाहे हम रेस्पिरेशन कहीं भी हो रहा हो, एनर्जी तो जरूर रिलीज होगी। किसी में कम अमाउंट में होगी, किसी में ज़्यादा अमाउंट में होगी, बट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपने देखा कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में टूट चुके हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें इथेनॉल जहाँ कार्बन का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और ये कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जो इथेनॉल अल्कोहल बन रहे हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। इसमें वाटर रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि यह एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो हमने ये देख लिया कि चाहे वह प्रोसेस रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, एब्सेंस में हो या लैक इन ऑक्सीजन में हो, मीन्स ऑक्सीजन की कमी में हो, हर बार पायरूवेट में टूटेगा ही, ग्लूकोज पायरूवेट में टूटेगा। उसके बाद फिर ये आगे अपने टूटने का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो, बट एनर्जी रिलीज ज़रूर होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट सेकेंड में देख रहे हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के में हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी है। जैसे कि हमारे मसल सेल्स में जब हम वॉक कर रहे होते हैं, हम अपने लिमिटेशन से ज़्यादा वॉक कर देते हैं। जब हम रन कर रहे होते हैं, हमें जितना होता है, अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेटेड है तो भले ही हमारी एनर्जी है कि हम 2 किलोमीटर का रेस ही कर पाए, लेकिन जब हम 2 की जगह हम 3 किलोमीटर कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और जितना कि हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल जो लेने का है, जो हम इनहेल करके ले रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी तो नहीं बढ़ती, लेकिन हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है? हमारे मसल सेल्स में ही क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी में होती है तो वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और लैक्टिक एसिड में भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल ही होते हैं। इट मीन्स पायरूवेट जो है उसी के बराबर ही कार्बन मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और एनर्जी इसमें रिलीज होती है जो कि बहुत कम अमाउंट में होती है, जिस कारण हमें मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। मीन्स आपके लेग में, आपके बॉडी में, मसल्स में एक होने लगते हैं और आप कहते हो कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रहा है। तो क्या होता है? यह और कुछ नहीं बल्कि यह क्या है? लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में फॉर्म हो गया है, और जिस कारण क्या हो रहा है? आपको बॉडी में क्रैम्प हो गए हैं और आपको मसल्स पेन हो रहे हैं।
अब हम देख रहे हैं कि जो सबसे सही है जो कि हमारे बॉडी में हो रहा है, ऐसे तो यीस्ट वाले भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्या है बियर और वाइन जैसी जो चीज़ें हैं वो क्या है, और बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो यीस्ट करा रहा है, यीस्ट जो अल्कोहल को फॉर्म कर रहा है, और वो भी प्रोसेस होना ज़रूरी है, यीस्ट में भी रेस्पिरेशन होना ज़रूरी है, उससे क्या है अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में जो हो रहा है रेस्पिरेशन, उसमें क्या हो रहा है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल पायरुवेट में जो कि कार्बन का 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो में माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो सेल का ऑर्गेनेल्स है और पावर हाउस है एनर्जी का, जो हमें पता है। इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के ऑर्गन यूज़ करते हैं। और वाटर जितना हमारा बॉडी यूज़ कर सके वो यूज़ करता है। और बाय स्वेटिंग, और जैसा कि हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा कि वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सलेशन में आउट कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा यह जो केमिकल रिएक्शन है यह यहाँ पे जाकर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज फिगर 5.8 में शो किया गया है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे हमें इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो एनर्जी का करेंसी है, और इसी फॉर्म में एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होता है, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। जो सेल के ऑर्गेनेल्स जो भी पार्टिसिपेट करते हैं अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, वो क्या करते हैं, एज अ फ्यूल इस एटीपी को यूज़ करते हैं, इस एनर्जी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction takes place in the cell। तो सेल के अंदर जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है उसमें ये एनर्जी यूज़ की जाती है। ओके, since the aerobic respiration pathways depends on ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो रहा है वह किसके प्रेजेंस में हो रहा है, वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। यस, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जब भी हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो उसमें ज़रूर ही ज़रूर क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ओके, need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. तो हमने देखा कि कैसे पिछले हमने टॉपिक में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का बनाया, उसमें हमने देखा कि कैसे इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो गैसियस एक्सचेंजेस हो रहे हैं उसमें प्लांट्स के लेंटिसेल्स और प्लांट्स के स्टोमाटा जिनसे गैसेस का क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ये स्टोमाटा, लेंटिसेल्स और रूट हेयर्स अपने वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी होते हैं, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ओके, डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन हमें पता है, आप अगर नॉर्मली लैंग्वेज में अगर आप देख लो तो क्या है, हमारे पास जब भी कोई चीज़ ज़्यादा ना हो हम किसी को क्या दे ही सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो हम अगर हमारे पास कोई चीज़ हाई अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, तभी हम लोअर अमाउंट में क्या कर सकते हैं, उसे किसी को दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी ऐसे ही परफॉर्म होता है। जैसे जहाँ जो अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर है, जो हम प्लांट्स में देख रहे हैं, वाटर क्या है, अगर कहीं ज़्यादा अमाउंट में जैसे रूट में है तो रूट से क्या है, सॉइल में है तो रूट क्या करता है, सॉइल से उसे एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के सारे सरफेसेस में
प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने देखा स्टोमेटा में क्या हो रहा था, जैसे ही स्वेलअप हो जा रहा था, उसमें हायर अमाउंट में वाटर हो जा रहा था, तो वो ओपन हो रहा था और ट्रांसपीरेट हो जा रहा था इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो वैसे ही क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसे हम डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर सब्सटेंस। और इसमें हायर टू लोअर तो एक्सचेंज होता ही है, साथ के साथ क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में सबमर्ज होते हैं और क्या है, वो उन सबमर्ज होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आगे हमें डिफ्यूज़न का क्या रोल दिया गया है, हम वो देखेंगे। ओके, आर अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो हमने देखा कैसे डिफ्यूज़न के ज़रिए और गैसियस एक्सचेंज होता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, नाइट में जब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, ठीक है, अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी क्या होता है, CO2 का इंटेक होता है। जो प्लांट्स इंटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वह क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि CO2 के जो अमाउंट है वह हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएंगे। CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि वी ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स बोथ यूज़ ऑक्सीजन टू रेस्पिरेशन। ओके, हम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम CO2 क्या ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लाइक एज प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। तो जो CO2 क्या है रेस्पिरेशन में प्लांट्स ने छोड़ा है इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अगेन यूज़ कर लेते हैं। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। तो वहाँ उस समय क्या होता है, CO2 का रिलीज नहीं हो रहा होता है। इंस्टीड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। आपको पता है इस समय जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस समय ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, तभी हम ह्यूमन भी ले रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन की लेवल बनी रहती है, इसकी कभी भी कमी नहीं होती है। बिकॉज जितना हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, प्लांट रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरह से प्लांट हमारी हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन के अमाउंट को बनाए रखने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से प्लांट हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो हमें पता है कि हम ह्यूमन बींग हैं, एनिमल्स हैं, सबके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। जैसे कि फिश जो है गिल्स की हेल्प से करते हैं, हम ह्यूमन लंग्स की हेल्प से करते हैं। तो क्या है, इस तरह से हम ऑक्सीजन इनटेक कहाँ से करते हैं, नोज से करते हैं, अपने माउथ से भी करते हैं। और फिशेस जो है वह क्या करते हैं, गिल्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है वह स्किन से भी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को गेटिंग आउट करने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो हमें पता है कि हम तो टेरेस्ट्रियल हैं, तो हम बाहर रह रहे हैं, तो हम एटमॉस्फेरिक एयर को यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन जो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले हैं उनका क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, वह जो ऑक्सीजन वाटर में घुले होते हैं या तो उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। तो क्या है, हम जो अमाउंट में ले रहे हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, पानी में जो है, वाटर में जो है वह कम डिजॉल्व है, वह जबकि ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 क्या होता है, वह वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन भी इतने मच हो जाते हैं डिजॉल्व जितने कि वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल के लिए सफिशियंट हो। ओके, the rate of breathing in aquatic organism
इज़ मच फास्टर दैन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हम जितना फास्ट हमारे में ब्रीदिंग हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, तो वो क्या करते हैं, मच फास्टर ब्रीदिंग करते हैं हमसे ज़्यादा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसमें, हम ह्यूमन बींग में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है या फिर पर मिनट या फिर एक्वेटिक में। तो इट इज़ ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको यह पता हो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या है, मच फास्टर है क्या, ब्रीदिंग की प्रोसेस। और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर बॉडीज में, मीन्स जैसे कि फिशेस है, वह क्या करते हैं गिल्स के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू वाटर को इन करते हैं। वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको गिल्स के थ्रू अपने ब्लड में कैरी करा लेते हैं और वह पूरे बॉडी में उनके रोटेट हो जाता है। एज कि हम जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वह ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं, जिस कारण कि हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड है वह ऑक्सीजन को आराम से कैरी करते हैं और पूरे बॉडी में उसको पहुंचा देते हैं। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है कि जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि कैसे हम जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जब पहुंचता है तो हमारा चेस्ट एरिया क्या होता है, हमारा चेस्ट एरिया जो है वह बल्ज होता है, वह ऊपर की तरफ फैलता है और हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करते हैं और एयर एंटर करते हैं। उसमें ऑक्सीजन के अलावे भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट गैसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जा रहा होता है, तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है। तो वो ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो हमारे जो अंदर का ये लंग्स का जो एरिया है वह क्या होता है, वह फैल जाता है। तो हमने यह आपको दिखाया था और बताया भी था। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, और इसी सरफेस के जरिए एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कि हमने अभी फिश में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है वह क्या करता है, वह ऑक्सीजन को कैरी करता है क्योंकि उसमें जो पिगमेंट होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एज हम ह्यूमन में भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं जो हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं और ये हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं और फुल ऑन हमारे फुल पार्ट्स ऑफ बॉडी में इस तरह से ऑक्सीजन को वह क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो हमारे इस जो सरफेस जो हमारे बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, जिसमें गैसेस एक्सचेंज का काम होता है, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। और यह क्या है, रिब्स से आपने रिब्स देखे हो, रिब्स आपने पहले पढ़े होंगे क्लास 7 में, जो हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में पहले ही पढ़ रखा है। उसमें आपने देखे होंगे रिब्स कैसे हमारे हार्ट और लंग्स, इन सबको, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, ये सब जो चेस्ट कैविटी में है, इनको वो प्रोटेक्ट करता है। और हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, जो कि हमारे ऊपर ये चेस्ट कैविटी है और नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करता है क्या, इन दोनों को सेपरेट करता है डायफ्राम, जो एक सीट की तरह काम करता है और चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और ऊपर की कैविटी में क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, इन सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर इन टू दिस एरिया। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो इस तरह से हमारे लंग्स में वैसे एरिया बने होते हैं, ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे कि आराम से क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन का इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो सके। ओके, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी
थ्रू दी नोस्ट्रिल, हमें पता है कि थ्रू दी नोस्ट्रिल और लिटिल अमाउंट हम माउथ से भी एयर पास ऑन करते हैं, लेकिन माउथ से हम ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि माउथ से अगर करेंगे इनटेक, अगर हम एयर को इनटेक करेंगे माउथ से, तो माउथ के जरिए हमारे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे अंदर चले जाएंगे, और जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the line the passage। हमें पता है कि हमारा जो ये नोज़ है, इसके जो नोस्ट्रिल एरिया है, मीन्स जो यहाँ होल्स है, उसमें क्या है, हमारे नोज़ के जो साइड सरफेस है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो समटाइम्स आपको, अगर आप अपने नोज़ के सामने लाके मिरर में देखें तो आपको हेयर्स दिखेंगे। और म्यूकस भी होता है। म्यूकस जिस तरह से कि हमने अपने डाइजेस्टिव पार्ट में पढ़ा था कि म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस हमारे स्टमक एरिया को प्रिवेंट करते हैं, किसी भी प्रोटेक्शन देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से या फिर HCl से। तो वैसे ही हमारे जो हेयर है नोज़ में, नोस्ट्रिल में प्रेजेंट, और म्यूकस है, वह क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर के एयर के सराउंडिंग में है उनसे हमारे जो लंग्स है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो हमने देखा इस तरह से म्यूकस और जो हमारे हेयर है, फाइन हेयर्स है हमारे नोस्ट्रिल में, वह नोज़ के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकते हैं। और समटाइम्स अगर वो ज़्यादा अमाउंट में चले जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे जो लाइनिंग्स है वो इरिटेट्स होते हैं, और हम तभी क्या करते हैं, हम छींक मारते हैं और वो डस्ट बाहर हो जाते हैं। अगर किसी कारण बस हमें ना छींक आए और वह डस्ट पार्टिकल्स बाहर ना निकल पाए तो फिर हमें क्या हो जाता है, हमें कोल्ड हो जाती है। ओके, द पैसेज, इस तरह से हमें कोल्ड होना भी काफ़ी जरूरी है, क्योंकि कोल्ड जब इंसान को होता है तो एज अ कफ हम उन डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं अपने बॉडी से। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। फ्रॉम हेयर द air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. This ensure that the air passage does not collapse. तो क्या है, आपने देखे होंगे कि जहाँ हमारा फूड पाइप और विंड पाइप जैसे कि आपको पता है कि क्या है, माउथ से एक साथ ही होकर आते हैं, जो कि नीचे जाकर फूड पाइप और विंड पाइप में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आपने ये देखा हुआ है, और हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ विंड पाइप होता है वहाँ ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर क्यों बने होते हैं, जिससे ये आसानी से ये फ्लेक्सिबल हो और इसमें कोलैप्स ना हो। जब कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल होगी तो क्या होगी, एयर पास करने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह अपने स्पेस को क्या कर सकेंगे, यह अपने स्पेस को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स इसमें कोलैप्स नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, हमारे जो ट्रैकिया है, हमारा जो विंड पाइप है, उसमें यह क्या होना ज़रूरी है, इसके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसमें होना ज़रूरी है, जिससे उसमें फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहे और यह जो एयर पैसेज है वह कोलैप्स ना हो। इसके लिए यह ट्रैकिया जो है फ्लैक्सिबल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा नेसल पैसेज है और यहाँ से माउथ कैविटी है, ये दोनों एक साथ यहाँ क्या हो रहा है, एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आगे जाके ये ट्रैकिया हो गया और इसके बगल से क्या होगा, फूड पाइप अलग से चले जाएंगे। और यहाँ एक ग्लॉटिस होती है, एपिग्लॉटिस, वो लीड का काम करते हैं, जो कि इन दोनों को सेपरेट करते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप को। और आगे आप देखेंगे कि यह डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये क्या है, यह है ब्रोंकस, जो आगे जाके ब्रोंकाई में क्या हो गया है, बढ़ गया है। और हमारे आप देख रहे हैं यहाँ दो लंग्स के पार्ट दिखाए गए हैं, यह एक है और यहाँ है। लंग्स तो एक ही है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में दिखाए गए हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में लेफ़्ट और राइट होते हैं, वैसे ही क्या है, इसमें भी लेफ़्ट और राइट है। तो आप देख पा रहे हैं, यह हमारा लेफ़्ट लंग है, यह लेफ़्ट लंग है, और यह क्या है, यह राइट लंग का पार्ट है। ठीक है, अब इस लंग्स में क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ आपको दिए गए हैं, यह बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर में यह जो एयर है यहाँ से पास होके आ रहा है। मैं अभी आपको ये क्लियर कर देती हूँ और फिर हम क्लियर डायग्राम में इसको फिर से एयर का पासिंग पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे यहाँ से ट्रैकिया विंड पाइप से होके एयर आ रहा है और यहाँ से वह ब्रोंकाई के जरिए
यहाँ जैसे ब्रोंकाई के जरिए यहाँ एल्वियोली है, एल्वियोलाई है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ ब्रांचेस में आप देख रहे हो, इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? इन ब्रांचेस को हम ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाई जो है, ये आप देख रहे हैं, ये 2 ब्रोंकाई है, इसका एक सिंगुलर फॉर्म में हम ब्रोंकस कहते हैं, और यह ब्रोंकाई कहलाता है, जो कि 2 पार्ट में ये हो गया है, डाइवर्ट हो गया है, और यहाँ बहुत सारे ब्रांचेस इसके खुल गए जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इस ब्रोंक्यूल से क्या होते हैं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहे हैं, ये, और ये क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या भरे होते हैं? इसमें एयर भरे होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसका एक्स्ट्रा ये जो लाइनिंग्स बनाई है, इस तरह से ही इसमें क्या होते हैं? इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या होते हैं? इसमें बाहर के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। और जो हम एयर इस लंग्स के थ्रू हमारे एल्वियोलाई जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले के जैसा है, एक बैलून के जैसा है। इस बैलून में क्या होता है? इस बैलून में जब एयर भर जाते हैं तो इसका ऑक्सीजन, जो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वह क्या होता है? वह हमारा पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन जो यहाँ प्रेजेंट है हमारे एल्वियोलाई में, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि वह हमारे फुल बॉडी से क्या करता है? जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाकर लंग्स में छोड़ देता है, जहाँ की गैसियस एक्सचेंज लंग्स में क्या परफॉर्म होता है? लंग्स में गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। गैसियस एक्सचेंज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं और ऑक्सीजन का इनटेक होता है। तो इसमें जो है क्या है? ब्लड वेसल्स भी वर्क परफॉर्म करते हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यह क्या करता है? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके छोड़ता है। और ये जो हमारे पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं? वापस से जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो होता है उसको लेकर और हार्ट के थ्रू फुल बॉडी में क्या करते हैं? फुल बॉडी में ब्लड सेल्स को देकर और पूरे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा यह एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? हम जो इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, वह क्या है? ऑक्सीजन आ रहे हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे कनेक्टेड है, इससे इस एल्वियोलाई से ये सारे ऑक्सीजन को लेकर हमारे फुल बॉडी में पहुँचा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं। जो ब्रीथ आउट हम कर रहे होते हैं वह लंग्स के थ्रू, उसमें यह बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? हमारे ब्रीथ इन आउट के जरिए हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे फुल बॉडी से आया हुआ होता है केमिकल रिएक्शन में जो बने होते हैं और भी जो एक्टिविटी हमारे अंदर परफॉर्म हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बने होते हैं वह ब्लड के जरिए लंग्स तक आते हैं और वह नॉस्ट्रिल के जरिए थ्रू आउट हो जाते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लंग्स हमारा कितना बड़ा काम कर रहा है ऑक्सीजन के एक्सचेंज में और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट करने के लिए। और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे ब्लड का है। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या है? ब्लड में है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है, Hb जो है, क्या कर रहा है? यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, क्योंकि और कुछ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही ऐसी है जिसमें यह कैपेबिलिटी है कि यह ऑक्सीजन को कैरी करा सके। नहीं तो अकेला ब्लड जो है वह कुछ नहीं कर सकता। अगर इसमें हीमोग्लोबिन ना हो तो वह कभी भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है गैसियस एक्सचेंज में। इस तरह से हमने इस डायग्राम के जरिए यह देख लिया है। ओके, जो हमें फिगर 5.9 में दिया गया है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इसके आगे हमें इसमें क्या ही दिया गया है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो हमें पता है बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है, जो हमने पहले ही देखा कि यह बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। यस, ही हैज रिटन ऑलरेडी। यहाँ एल्वियोलाई दिया हुआ है जिसका सिंगुलर क्या है? एल्वियोलस है।
एल्वियोलाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि एल्वियोलाई क्या है, या बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गैसियस एक्सचेंज का, जहाँ की गैस ऑक्सीजन जो है इनटेक होता है, और यहाँ गैस क्या है, हमेशा लंग्स जो है यहाँ हमेशा गैस को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जिससे इसके ऑर्गन्स को क्या हो, कहीं से भी जर्क ना हो। इसके लिए हमेशा गैस इसमें होती है, जिससे गैसियस एक्सचेंज में भी और ऑक्सीजन के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने के लिए भी इनके लिए ज़रूरी है। द alveoli प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो क्या है, एल्वियोलाई सरफेस प्रोवाइड करता है। हम जितना गैस देंगे इसमें इनटेक करेंगे गैसेस का, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाकर, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम इनटेक करते हैं गैस का, ऑक्सीजन का, तो क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई का सरफेस क्या होता है, फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जैसे कि हमने डायग्राम में देख लिया है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, when we breathe in we lift our ribs and flatten। यह आपके अर्लियर ईयर्स के बारे में ये आपको याद दिलाना चाह रहा है कि आपने क्लास 7th में कैसे पढ़ा था कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो आपका चेस्ट क्या होता है, आपका चेस्ट जो है फैलता है, एक्सपेंड करता है, और आपके डायफ्राम क्या होते हैं, ये मूव्स डाउन हो जाते हैं। ओके, आवर डायफ्राम एंड द we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result because of this air is sucked into the lungs। तो क्या है, लंग्स में जब सक होता है एयर का तो क्या होता है, लंग्स फैल जाता है, एक्सपेंड करता है, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और जो हमारा एल्वियोलाई है, जो लंग्स के अंदर गैस को, एयर को स्पेस दे रहा है, वह फिल होता है और वो एक्सपेंड होता है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli। जैसे हमने पढ़ लिया है पहले ही कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको लाने का काम करता है pulmonary artery, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells of the body। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है फिगर के हेल्प से कि कैसे हमारे बॉडी में एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, और कैसे ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड जो फुल बॉडी के केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेस से आए हुए हैं, उन सबको थ्रो आउट करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि लंग्स क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम एयर का क्या करते हैं, रेसिडुअल रखते हैं, बचा के रखते हैं, जिससे so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, जो कि इनका काम है। इसके लिए यह क्या हो, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहे लंग्स के अंदर जिससे कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प हो सके। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। तो हमने देखा कि कैसे हम एनिमल्स के बॉडी जो है, जो लार्ज है, उसमें क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर से अगर हम ये क्या कहते हैं गैसियस एक्सचेंज करेंगे तो इट टेक्स टू मच टाइम, लेकिन हमारा जो ये ब्लड है उसके ज़रिए हम इस काम को बहुत जल्दी कर पाते हैं, और यह हमारे बॉडी के लिए आसान हो जाता है। अगर ये गैसियस एक्सचेंज ब्लड के थ्रू ना हो पाए, हीमोग्लोबिन अगर ना हो, तो हमारे बॉडी में ईयर्स एंड ईयर्स लग जाएंगे फुल बॉडी पार्ट्स में क्या होने के लिए, गैसियस एक्सचेंज होने के लिए। अगर गैसियस एक्सचेंज में लेट होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट इन ह्यूमन बींग्स। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन ही है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड के थ्रू या फुल बॉडी में सेल्स को प्रोवाइड कराता है। उससे टिश्यूज रिपेयर होते हैं और ऑर्गन्स अपना वर्क परफॉर्म कर पाते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसको कि ऑक्सीजन की बहुत एफिनिटी होती है और वह पूरे हमारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कराता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आपको पता है आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। इस आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं, जिसके थ्रू यह फुल प्रोसेस परफॉर्म होता है गैसियस एक्सचेंज का, क्योंकि आरबीसी वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के में सक्षम है, ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर
then oxygen is hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. तो हमने मैंने आपको पहले ही बताया पिछले पैराग्राफ में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ऑक्सीजन से ज़्यादा ये हो सकता है क्या सॉल्युबल फॉर्म में हो सकता है, एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड. तो यह हमारे ब्लड में भी वाटर का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. तो हमें यह पता है कि हमारा जो ब्लड है वह प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बने होते हैं. ये भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है आपने क्लास 7 में ये भी पढ़े हुए हैं कि हमारा ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है. तो हमारे ब्लड का जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है वह 45% ही बने हुए हैं, 45% ही मिलकर बने हुए हैं. और इसका 55% जो है वह अकेले क्या है, वह प्लाज्मा है. प्लाज्मा ही है जो हमारे ब्लड का 55% कंटेन करता है. और प्लाज्मा में, अकेले प्लाज्मा में 92% क्या है, प्लाज्मा कंटेन 92% ऑफ वाटर. तो प्लाज्मा जो है 92% वाटर है प्लाज्मा में. तो हमारे बॉडी में ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के ब्लड में 92% वाटर आया, जो 55% का 92% है. तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड में जो वाटर है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है. तो इस तरह से हमें यह पता लग रहा है कि आरबीसी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए. ओके, तो इस तरह से हमारा यह रेस्पिरेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ यहाँ पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.